बॉडी पे आ जाओ, मोशन कैसा हो रहा है? मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो क्या ये दोनों फोर्स लेने चाहिए? ये तो खत्म हो रहे हैं, मोशन के परपेंडिकुलर है, लेते ही नहीं नेट पुलिंग फोर्स में। इसके बाद आ जाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टेंशन लगना है, पर टेंशन हमें लेना ही नहीं, तो यही पुलिंग फोर्स हो गया। इस बॉडी के लिए कुछ लेना ही नहीं हमको, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लग रहे हैं और एक टेंशन है, कोई अलग से एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा है। तो इस सिस्टम का नेट पुलिंग फोर्स सिर्फ इस बॉडी का वेट ही है, जो पूरे सिस्टम को घसीट रहा है, पुल कर रहा है। और डिवाइड बाई टोटल मास कितना है बेटा? 5m, तो 2g/5 एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है? बताओ। तो फटाफट इसको लिख लो, और मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं, उनमें आप ताबड़तोड़ बैटिंग करना है, आपको बहुत तेजी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। बना लिया बेटा? जैसे कि चलो इसका फटाफट निकला। एक यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 6mg, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, ठीक है, बस एक्सेलरेशन पे फोकस करो।
नेट पुलिंग फोर्स में केवल वही एक्सटर्नल फोर्स लिए जाएंगे जो मोशन, बॉडी के मोशन की लाइन में लग रहे हों। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हम उसे पुलिंग फोर्स कहेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। और अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट लग रहा है बॉडी पे तो अपोजिंग फोर्स कहेंगे और उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। आगे बेटा देखिए, इसमें लगेगा 3 mg पुलिंग और यहाँ 6 mg, तो ये बड़ा वाला फोर्स है, ये इधर जाएगा, इसको ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो देखिए 6 mg पुलिंग फोर्स होगा, ये जो बाहर से लगा रखा, इनका वेट कोई भी कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वेट मोशन के कैसे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर। नॉर्मल कैसे लग रहे हैं, मोशन के परपेंडिकुलर, उनको भी हमें नहीं लेना। ठीक है, टेंशन वेंशन तो छोड़ ही दो। फिर ये अपोजिंग हो जाएगा -3 mg डिवाइड बाई टोटल मास। अब देखिए इसको मत जोड़ दीजिएगा मास में, m 2m 3m 5 है तो 3g/5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बताओ कोई डाउट आ रहा हो मन में तो बताओ। ये इस पे फोर्स क्या लग रहा है, mg। इधर की तरफ क्या लगेगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये mg cos थीटा होगा। नॉर्मल mg cos थीटा के इक्वल होगा है। ये बॉडी नीचे आएगी, ये इसे ऊपर जाना पड़ेगा, ये नीचे आएगी। एक्सेलरेशन सेम है मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो नेट पुलिंग फोर्स वैलिड होगा mg माइनस mg/2। समझ में आ रही बात? देखिए यहाँ पर mg पुलिंग फोर्स हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। अब देखिए इसका मोशन प्लेन के अलोंग हो रहा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाले फोर्स कंसीडर नहीं करने, ये टेंशन हमें लेना नहीं है। टेंशन ऐसे लग रहा होगा इस पे, तो मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, mg sin थीटा ही केवल आएगा, नेट अपोजिंग फोर्स बन जाएगा। ये मोशन की लाइन में एक t लग रहा है, एक mg sin थीटा लग रहा है, तो mg sin थीटा मोशन का अपोज कर रहा है तो उसको घटा दिया बेटा, t लेना नहीं हमको, क्योंकि एक में प्लस आएगा दूसरे में माइनस आएगा, खत्म हो जाएगा। तो डिवाइड बाई टोटल मास 2m, तो g/4 आएगा बेटा। बताओ समझ पा रहे हो डायरेक्ट तरीका? पहले इसलिए नहीं बताया कि फिर बच्चे यही तरीका लगाने लगते हैं। वो न्यूटन लॉ बेसिक है, आपने इक्वेशन लिखी वो आदत में वही रहना चाहिए, पर कभी आपको सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, थोड़े से बल्कि क्वेश्चन में फायदेमंद रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या फुल करेगा, mg sin थीटा, इधर mg sin 37, इधर mg sin 53, तो ये mg sin 53 बड़ा है तो ये इधर आएगा, इसको इधर जाना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, mg sin 53 माइनस mg sin 37 डिवाइड बाई 2m मास। बताओ कर पा रहे हो ना? अप्लाई कर लोगे ये मेथड? कौन सा मेथड है ये? नेट पुलिंग फोर्स मेथड। लेकिन स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो इस मेथड से मत करना, हो सकता है 4 नंबर का सवाल आधा नंबर दे, बोले इतना शॉर्टकट में क्या कर दिया। अरे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव। अरे बता रहे हैं आगे काइनेमेटिक्स भी मिलाएगा ना इसमें, स्कूल वालों को भरोसा नहीं कौन कहता। देखो जरा इसको करो, ये 30 डिग्री है, यहाँ एक पुली लगी हुई है,
इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। चलो एक्सेलरेशन निकालो जरा, नेट पुलिंग फोर्स मेथड ही लगाना है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। आगे क्या, मतलब थोड़ा पावर भी तो दिखाऊंगी, फॉर्मूले में थोड़ा इंटरेस्ट लो। यहाँ बताओ कितना आएगा। देखो इधर लगेगा 2mg sin 30। अभी मैं कॉस और ये नॉर्मल नहीं बना रहे, ठीक। इस वाले का 3mg ऐसे लगेगा और ये नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। इस वाले का 4fg ऐसे लगेगा। बताओ मोशन डिसाइड करने के लिए कौन से फोर्सेस देखोगे। पहले तो ये समझो, पहले तो ये देखो, ये दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, ये दोनों भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब जितना ये मूव करेगा उतना ही ये मूव करेगा, उतना ही ये मूव करेगा। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, ठीक। तो आप डिसाइड करो कि कौन सा फोर्स, क्या ये 3mg डिसाइड करने वाला है, क्या इसका कोई रोल है मोशन में। ये बेकार, ये तो कह रहा मैं तो जमीन पे, कवार ने खत्म कर दिया 3mg को। ये कह रहा मैं तो जमीन है, जो मुझे ज्यादा जोर से खींच लेगा मैं उधर चला जाऊंगा। यानी मोशन होगा किस तरफ होगा उसमें इस बॉडी का कोई रोल, केवल इन दो बॉडी का डिसाइड कर लो। इसको खींचने वाला फोर्स कौन सा है, जिसकी वैल्यू mg के बराबर है, और इसको खींचने वाला किस तरफ भागेगी बॉडी, ये वाली बॉडी ऊपर भागेगी क्या, नीचे की तरफ भागेगी, डाउनवर्ड। तो ये वाली किधर आएगी, लेफ्ट। ये वाली किधर आएगी, ऊपर की तरफ। अब देखो ए डायरेक्टली लिखते हैं। इस बॉडी को पकड़ा, दो फोर्स लग रहे हैं, टेंशन लेना नहीं है, 4mg लेना है। प्लस या माइनस, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में है, पुलिंग होगा, प्लस। इस बॉडी को आ जाओ, T1 लेना नहीं है, T2 लेना नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर लेना नहीं, इसका कुछ नहीं लेना। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, इस वाली बॉडी का कुछ नहीं लेना। इस वाली बॉडी में आ जाओ, ये लेना नहीं, ये लेना नहीं। ये दोनों क्यों नहीं लेने, मोशन के परपेंडिकुलर, ये लेते नहीं है, ये घटा दो। 2mg sin 30 डिवाइड बाई टोटल मास में सबका जोड़ दो, 9। कितना आएगा, g/3 आ रहा है बेटा, आ रहा है कि नहीं। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि T1 बताओ, T2 बताओ, तो T2 के लिए इस बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ लिख लोगे। अब न्यूटन्स लॉ लिखना तो आता है, थोड़ी तो शर्म करो, 5वीं 6वीं क्लास पढ़ा रहा हूँ। इस बॉडी सबके लिए न्यूटन्स लॉ लिख लोगे ना, T1 T2 निकाल लोगे ना, पक्का। चलो इसको करो, करो प्रांस। एक्सेलरेशन g/6 आ रहा है क्या, देखते हैं, लेट्स सी।
देखो ये दोनों तो बेकार ही कह रहे, जिधर घसीट लो उधर चला जाऊंगा, ये दोनों कह रहे जिधर घसीट लो उधर चला जाऊंगा। मैम ये दोनों बॉडी डिसाइड करेंगी। इसमें पुल करने वाला फोर्स कितना है 5 mg। अब तुम सोच रहे हो कि 5 mg कैसे लगा दिया, 10 mg sin 30, समझ रहे हो ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मिनिमम कैलकुलेशन में काम करूंगा मैं, दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि शुरुआत किया था तब तो पूरा कैलकुलेशन कर रहा था ना मैं। तो अब बताओ ये इसका वेट कितना है 2 mg, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये वाली बॉडी किधर भागेगी, उस उतना ही मैग्नीट्यूड इसका, ये उधर जाएगी ये इधर जाएगी और इनको आगे जाना पड़ेगा। सभी इस तरह से कनेक्टेड है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो नेट पुलिंग फोर्स अभी भी वैलिड है कि नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप न्यूटन्स लॉ लिखोगे तो मल्टीपल न्यूटन्स लॉ लिखने पड़ेंगे फ्रांस, यहां फायदेमंद साबित होगी तुम्हें ये टिक। ठीक है, तो आ जाओ। तो क्या है बेटा, 5 mg पुलिंग फोर्स है और 2 mg अपोजिंग है, डिवाइड बाय टोटल मास। 10 18 कितना आ रहा है, d/6 हो गया, खेल खत्म। और देखिए सिर्फ यही नहीं, बात यहां तक नहीं होगी, बात बहुत आगे तक जाएगी। अब मान लीजिए हमने कहा ये वाला टेंशन बताओ, ये वाला टेंशन कितना है। अब सुनो प्यारे बच्चों, अभी तक क्या मैं नेट पुलिंग फोर्स में कोई टेंशन ले रहा हूं, मैंने क्या कहा, उस टेंशन को नेट पुलिंग फोर्स में कंसीडर नहीं करते जो दो ब्लॉक के बीच में कनेक्टेड स्ट्रिंग का टेंशन है। दो ब्लॉक के बीच में कनेक्टेड स्ट्रिंग का टेंशन हम इंटरनल मानेंगे पूरे सिस्टम के लिए, मानेंगे या नहीं। अब मान लो ये टेंशन हमको निकालना है, तो फिर मैं चाहता हूं सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व होइए, तो हम यहां से ब्रेक करेंगे सिस्टम। सुनो ध्यान से, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और मुझे एक लाइन में ये टेंशन चाहिए, मैंने यहां से ब्रेक किया, या तो राइट साइड वाला पूरा लेंगे या लेफ्ट साइड वाला लेंगे। जैसे आप सुन तो लो मेरे लाल पीले, जैसे यहां से ब्रेक किया, इसको अलग किया, ये टेंशन, इसको अलग करते ही ये टेंशन कैसा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। आप ऐसे देखिए ना, इसको हटा के देखिए ना, अब तो ये टेंशन आपको एक्सटर्नल नजर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब ये टेंशन नेट पुलिंग फोर्स में शामिल होगा। अब इसे आप जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये एक बॉडी अलग कर दी सिस्टम में आपने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कभी ऐसा बल्कि सिस्टम आए और किसी स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लो, वहीं से खचार, वहीं से उड़ा दिया तुमने, तो जब यहां से उड़ाया मन में, मतलब एक्चुअली काट दोगे तो टेंशन ही जीरो हो जाएगा। एक बच्चे ने बहुत सोच समझ के पिछली बार कहा, बहुत सुनता रहा, बहुत परेशान रहा, 3 दिन बाद बोला सर अगर डांटो ना तो एक सवाल पूछे। बोला आपने कहा था स्ट्रिंग जब तक टाइट रहेगी तभी टेंशन रहेगा, ढीली होगी तो टेंशन जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। बोले सर जब आप बार बार स्ट्रिंग काट दे रहे हो तो स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो जाएगी। अरे मतलब स्ट्रिंग को काट दिया एक एंड से तो लूज हो जाएगी स्ट्रिंग, फिर उसमें टेंशन सर क्यों रहेगा, आप हर बार काट के टेंशन निकाल रहे हो। तो पहले तो हम जीवर के हंसे, तो बोला सर ये 2 दिन से हमारे मन में फड़फड़ा रही थी, हमने अरे अरे इतना घुटते रहे तुम पहले ही पूछ लेते। तो मन में ब्रेक कर रहे हैं बेटा, एक्चुअल में ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, इतना सिस्टम ले रहे हैं हम, तो ये बड़ा वाला लेंगे। अब मैं इसके लिए दोबारा से वही ट्रिक लगा रहा हूं, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन निकाल चुका हूं मैं g/6। अब देखो इतना भूल जाओ, भूलने के लिए हमारे पास स्क्रीन है, इतना भूल जाओ, भूल गए तो कौन की पुल कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये क्योंकि मोशन ऐसे हो रहा है ना, तो ये टी पुलिंग फोर्स हो जाएगा यहां पर, और इसका वेट कुछ लेना नहीं, ये -2 mg अभी भी अपोजिंग फोर्स रहेगा, और इतने का ही मास लिखना है जितने सिस्टम के लिए नेट पुलिंग फोर्स है, 2 2 4 2 6 है। इसको सॉल्व करोगे तो एक लाइन में टेंशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये स्मार्टनेस दिखाई हम लोगों ने। सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट पुलिंग फोर्स का मेथड यूज नहीं होता है, टेंशन निकालने के लिए भी होता है। जहां टेंशन पूछे पहले ए निकाल लो, वहीं से खचाक, और फिर उतना सिस्टम लेकर के उसके लिए दोबारा लगा दो नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो टेंशन भी आ जाए। मतलब जो टेंशन हमारे लिए इंटरनल था हमने उसे एक्सटर्नल बना लिया। ठीक है, आज बेटा शाबाश, लिख लो जल्दी से। लेकिन स्कूल में अगर सवाल आए सब्जेक्टिव तो न्यूटन्स लॉ से ही करना है। सारे ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, हाँ? तो फिर हम
सब्जेक्टिव से नॉलेज अच्छा कोलिजन वाले अरे कुछ नहीं, एक मोमेंटम कंजर्व करो, एक रेस्टिट्यूशन लगाओ। लेकिन फिलहाल रट ले रहे हैं जब तक हम पढ़ाए ना तुम्हें। वर्क फॉर एनर्जी के लेक्चर भेजे, कोई देखेगा? कब भेजे थे? देखे नहीं होंगे किसी ने, लेकिन हाँ भेज तो चुका हूं मैं। लेकिन वो काइनामेटिक्स वाला तुम लोगों ने नहीं हमसे मांगा, बहुत दुखद है इस बात का मुझे। आज रास्ते में याद आया, मैंने तुमको एक काइनेमेटिक्स का लेक्चर देने के लिए कहा था। अरे काइनेमेटिक्स कह रहा हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरा दुख संभल नहीं रहा है। अभी भेज देता हूँ मैं। हाँ किसके पहले वाले? किसके पहले? तो क्यों चाहिए इसके लेक्चर? जो इस क्लास में पढ़ाया तो ले लो, सारे दे दो। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो। हमने देखा तुम लोग फिजिक्स वाली क्लास में गोला मार देते हो, ऑनलाइन आते हो, फिर केमिस्ट्री वाली क्लास में आ जाते हो साइकिल लेके फटाक से। रास्ते में मिलते हो हमको, फिर हमारा खून ही जल जाता है। अच्छा यश पांडे आज भी नहीं आया ना? क्यों? बहुत लापरवाह है यार ये। यश पांडे ऑनलाइन हो तुम? अब ये हमसे रिकॉर्डिंग मांगे कल, तब हम देखें। क्वार्क प्लेटिनम आया? ये बहुत दुखद हो गया। मैंने आज स्प्रिंग फोर्स का लेक्चर डाल दिया है ग्रुप पे। स्प्रिंग फोर्स का लेक्चर है, सभी लोगों को देखना है और सबको नोट्स बना के लाने हैं। अगली क्लास में दरवाजे पे खड़ा होकर चेक करूंगा। ये स्प्रिंग लेक्चर का नोट्स एनएलएम लेक्चर 5, एनएलएम लेक्चर 5 करके है, ठीक है? ग्रुप पे डाला है। अच्छा पिछले 5 लेक्चर पढ़ा रिपीटर्स को अलग क्लास लेते थे, उनके रिपीटर्स की बहुत स्पीड में होती जितना अभी तक। ठीक है, अब बच्चों हम थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। बच्चों कोई भी पार्टिकल, ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। अगर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है तो हम कहते हैं कि वो पार्टिकल काहे पे है? इक्विलिब्रियम में। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो। एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब नेट फोर्स 0 होगा। अच्छा बताओ, नेट फोर्स 0 है और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा?
बताओ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, क्या? अरे नहीं, सुन तो लो पहले। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, पर है रेस्ट पे नहीं है, स्पीड मूव कर रहा है। तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा? फ्रांस कह रहे बिल्कुल नहीं, बहुत ही गलत जवाब है, गधे कहीं के। नेता बन रहे फ्रांस, तुम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे हो, ऐसा मैंने पिछले एक हफ्ते से महसूस किया है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे हो, ये बहुत खराब बीमारी है। जिस पल हमें लगने लगे कि हम सर्वोत्तम पावर हैं, उसी पल हम तुम्हारी गलतफहमी दूर करेंगे। अगर तुम्हें लगने लगे कोई सब्जेक्ट तुम्हें बहुत आता है, ठीक है, केमिस्ट्री या मैथ या फिजिक्स, तो हमारे पास आना। अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर करने भर का ज्ञान है ना। तुम्हारे केमिस्ट्री सर की जरूरत ना पड़ेगी, हमें दूर कर देंगे तुम्हारा। आ जाओ बेटा, शाबाश। तो मेरे प्रश्न का जवाब क्या है बेटा? अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं? अब आप विचार करिए। आप ये सोचिए कि सर ने पढ़ाया है कि फोर्स जीरो होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप रिलेट करिए कि अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो डीवी बाई dt एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया कि नहीं? और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स कैसा होगा? जीरो हो गया, तो पार्टिकल काय में होगा? तो है कि नहीं है? अब बताओ, एक पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है पर रफ्तार कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, इस रास्ते पे चल रहा है एक पार्टिकल, तो क्या इक्विलिब्रियम में है? क्यों नहीं है? तो आओ प्यारे बच्चों, तो मैं कह रहा था इस रास्ते पे अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो क्या कहोगे? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही, कांस्टेंट नहीं है, तो क्या एक्सेलरेशन मौजूद होगा? होगा भैया, कुछ ना कुछ, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि एक्सेलरेशन होगा तो नेट फोर्स जीरो, क्योंकि डायरेक्शन भी कौन चेंज करता है? याद करो 9th की बात। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब अगर किसी की डायरेक्शन चेंज हो रही तो पक्का फोर्स लग रहा होगा। तो क्या वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए? एक हम ऐसे खड़े हैं, अभी बताओ हम काय में हैं? अबे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ये पूछ रहे। कह रहा रेस्ट में है कि नहीं है? अरे जब कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो उसके तो पूरा फुल टू इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वो तो चल ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, सब कुछ जीरो है। अरे बताओ भैया, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, इक्विलिब्रियम में होगा? फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ गए ना? नहीं समझे? समझना पड़ेगा यार।
तो अब मुद्दे की बात यह है कि यदि किसी पार्टिकल पे, ए मुन्ना ध्यान से सुनो, अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है तो वो पार्टिकल काय में होगा? याद करने वाली बात बस इतनी है। लेकिन कोई घुमा फिरा के पूछ सकता है सर्कुलर मोशन, ये मोशन, वो मोशन, बताओ इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो डिसाइड कर लोगे कि नहीं? थोड़ा बेसिक नॉलेज लगाओगे बेटा, ठीक, चलो शाबाश। अब अगर मान लो बेटा अगर मान लो किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 3 दिशाओं में लग रहा है, एफ एक्स आई कैप ऐसे फोर्स लग रहा है, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं होना चाहिए, समझ गए ना भाई? इन जनरल अगर 3 डायमेंशनली कोई फोर्स लग रहा है तो उसको 3 कंपोनेंट में हम लिख सकते हैं, एक्स वाई, अरे किसी भी वेक्टर को आई जे के में लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पे एफ एक्स 0 होना चाहिए, एफ वाई 0 होना चाहिए, एफ जेड 0 होना चाहिए। एक भी अगर नॉन जीरो है तो क्या नेट फोर्स 0 हो पाएगा, बताओ? तो ये कोई समझाने वाली बात ही नहीं, तो अंडरस्टूड है। जब फोर्स के सभी कंपोनेंट 0 होंगे तभी तो कहोगे पूरा फोर्स 0 है। मान लो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, पर एक्स डायरेक्शन में 2 न्यूटन लग रहा है, तो फोर्स तो हुआ ना? तो क्या वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा? यानी अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो मुन्ना क्या तीनों कंपोनेंट 0 होने चाहिए कि नहीं? है बताओ, तुम बताते नहीं हो यार। तो कहने का मतलब ये बात मुझे समझाने की जरूरत है, तुम्हें छापने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस इतना लिख लो बेटा, ठीक। आ जाओ, अब सवाल करते हैं। सवाल कैसे आते हैं? सवाल 2 प्रकार के आते हैं तुम्हारे न्यूटन्स लॉ में, एक नॉर्मल वाले, एक टेंशन वाले। आओ, प्रस्तुत है एक सवाल। एक धागा ऐसे बांध दिया, एक धागा ऐसे बांध दिया, ये मास की बॉडी है, 2 धागे बंधे, एक धागा दूसरा धागा, कच्चा धागा पक्का धागा। इसमें टेंशन T1, इसमें ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री। तो हमने कहा भैया ये पार्टिकल ही समझो इसको, ये पूरी तरह से रेस्ट पे है, ठीक है, और ये बिल्कुल बढ़िया है। छोटा सा पार्टिकल है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, पर पार्टिकल की नजरों से ही देखना है इसको, ठीक है। तो फाइंड आउट T1 एंड T2, T1 T2 बताना है। तो सुनो कैसे करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे देखो एक फोर्स लग रहा होगा mg, और एक फोर्स लग रहा है यहां पर टेंशन T1, और एक फोर्स लग रहा है T2। 3 फोर्स लग रहा है, ऐसे बना लेता है। तो यहां पर क्या करना है बेटा, इसको आप एक चाहो तो एक पार्टिकल की तरह भी दिखा सकते हो, या अभी चूंकि हम बॉडी की नजरों से नहीं देख रहे हैं, केवल पार्टिकल है हमारी बॉडी, और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या करो, सबसे सरल तरीका होता है, क्योंकि अगर आपके पास 3 हो 4 हो, जितने भी फोर्स पार्टिकल पे लग रहे हैं, और ये पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, तो मतलब ये पार्टिकल काहे में है? इक्विलिब्रियम में। तो सभी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए कि नहीं? एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। पर जनरली प्लेनर क्वेश्चन ही हमारे सिलेबस में है, तो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड, जो एक प्लेन में फोर्सेस लगते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब आप देखो, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री बनाएगा, ये देखो अल्टरनेट एंगल, ये 60 हो जाएगा, और ये वाला एंगल 30 हो जाएगा कि नहीं? तो आप क्या करो, सभी फोर्सेस के 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, एक्स और वाई। परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। तो इस वाले फोर्स के 2 कंपोनेंट ले लो, T2 cos 60, और ये वाला क्या हो जाएगा, T2 sin 60। इसका ले लो T1 cos 30, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, T1। अब आप इनको भूल जाओ, क्योंकि इस वाले फोर्स को आपने इन 2 फोर्सेस से रिप्लेस कर दिया, इस वाले फोर्स को 2 से रिप्लेस कर लिया। क्लियर है बेटा शाश्वत यहां तक? है बेटा? रूठे बैठे हो तुम हमसे आज? नहीं बेटे रूठे, सही बताओ, ठीक। तो अब बेटा देखो, एक्स और वाई में फोर्स बैलेंस करते हैं, तो एक्स में क्या आएगा फोर्स बताओ, T2 cos 60। अब देखो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो बैलेंस्ड होंगे फोर्स। रिजल्टेंट 0 है मतलब बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस बराबर हैं।
दिस माइनस दिस इक्वल टू 0 कर दो, a माइनस बी इक्वल टू 0 लिख दो या इक्वल टू बी लिख दो, बात तो एक ही है बेटा। तो मैं यहाँ x में बैलेंस कर रहा हूं, तो t2 cos 60 शुड बी इक्वल टू t1 cos, यहां से t2/2 इक्वल टू t1 √3/2, तो t2 आ गया √3t1। एक इक्वेशन ये बन गई या नहीं? एक y डायरेक्शन में लिख लो, तो y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है t1 sin 30 प्लस t2 sin 60 इज इक्वल टू किसके इक्वल करेंगे? mg के इक्वल करेंगे, तो t1/2 प्लस t2 √3/2 इक्वल टू mg। अब हम यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे। t2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, पहले 2 को इधर भेज देते हैं, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू है √3t1 और ये √3 एक और है, ये 2mg है, तो ये 4t1 इज इक्वल टू 2mg, तो t1 आ जाएगा mg डिवाइड बाई 2। t1 यहां रख दो बेटा, t2 आ जाएगा। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये इक्विलिब्रियम का सवाल है। ये बॉडी हमारी काय पे थी? इक्विलिब्रियम पे थी, तो हमने कहा इस पे सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होने चाहिए बेटा। हमने सारे फोर्सेस को x और y डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया, जनरल मेथड बता रहा हूं, वरना 3 फोर्स के लिए लामीज थ्योरम और दुनिया भर के और भी मेथड होते हैं, पर वो मेथड जो आपको ब्रह्मास्त्र की तरह काम आएगा, राक्षस किसी भी प्रकार का हो, संहार करता चला जाएगा, वो वाला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि 10 हथियार है तुम्हारे पास, पता लगा पहले छोटा मोटा शक्ति बाण और ये बाण, और जब तक तुमने नॉर्मल बाण चलाओगे तब तक वो राक्षस तुम्हारा वध कर देगा। इसलिए एक अस्त्र हो तुम्हारे पास जो कायदे का हो, कि ठीक है अब इतना इंतजार नहीं है, समय नहीं है, सीधे ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो अभी मैं आगे चल के लामीज थ्योरम भी बता दूंगा आपको, 3 फोर्स में लामीज थ्योरम भी लग जाती है। नहीं, ये तो बेसिक तरीका है। ब्रह्मास्त्र तो मतलब समझ रहे हो ना, गस्टेड अस्त्र है बिल्कुल, और वो रजिस्टर्ड अस्त्र है। असाइनमेंट लाओसी से क्वेश्चन कराते हैं इक्विलिब्रियम का। क्यों, क्या करना है? नहीं, 5:15 के पहले नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों से प्यार ज्यादा है, ज्यादा घना प्यार छे तुम लोगों से, घना प्यार से। एक धागा ये है, एक धागा ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक इस तरह से यहाँ बॉडी लटकी हुई है m मास की। इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, इसमें T1 है, इसमें T3 है। ये ज्वाइंट है, यहाँ पर है ना, ये ज्वाइंट है। तो और इन्होंने ये भी दिया है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर
38 फ्रॉम योर असाइनमेंट। तो इसमें T1 T2 T3 टेंशन बताने हैं। T1 T2 T3 क्या है? क्या ट्राई करना चाहोगे इसे? करो बच्चों। कहां पहले T1 तो सीधे सीधे इसके वेट के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लगाना, इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो ऐसे लगाना। ऐसे लग रहा होगा T3, ऐसे लग रहा होगा T1 और ऐसे लग रहा होगा T2। फिर सभी के कॉम्पर निकलना। ये ज्वाइंट वाले पॉइंट को इक्विलिब्रियम में अप्लाई कर दिया। ये इक्विलिब्रियम में है ना ये पॉइंट, बताओ। और ये जो T1 होगा वो mg के इक्वल होगा। इस बॉडी के लिए देख लो, T1 और mg है ना, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना बेटा। तो T1 की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी। T1 यहां आपको पता चल गया। T2 T3 अब आप इक्विलिब्रियम की इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व कर लो। ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, है ना। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, दिया गया। ये जो मैं बनाता हूं ना, ये फिक्स्ड सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, पता है ना। ये फिक्स्ड सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप इस क्वेश्चन को, मैं अब मेरी चाय आ गई, मैं चाय पीऊंगा 2 मिनट। इधर रखो, इधर। तब तक तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये लोग ललचाएंगे, हम अकेले अकेले खाएंगे, है ना। देखेंगे कानों कानों के लड़के गलती रखना है तो यार। नहीं करेंगे, अब चलेंगे किधर से करने को पता है। ईमानदारी से चलते चलते क्या बोलते हैं,
एनिमल तो एलजी को 60 ठीक है फिर इसकी ये मतलब ठीक है तो ऐसे ही ये इसकी बराबर में आके ये वाला बराबर बच्ची लेकिन बस ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा ये हमको लिखना है ये तो समझ लीजिए लेकिन ये कंपोनेंट बस हो गया हो गया ना? अरे एकदम सड़ा है T1 mg है, ये T2 cos 30 है, ये T2 तो T2 sin 30 इज इक्वल टू T1 है और T3 इज इक्वल टू T2 cos 30। यहां से T2 आ जाएगा, फिर T2 यहां पुट कर देना, तो आ जाएगा ना। अब यहां देखो, इस बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो एक इस बॉडी का वेट लगेगा, और याद करो हमने क्या पढ़ाया था, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है, और स्फेरिकल सरफेस पे अगर सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा तो कहां से पास होगा, सेंटर से।
तो ये वाला जो नॉर्मल लगेगा यहां से वो ऐसे पास होगा इस वाली वॉल के परपेंडिकुलर, और ये वाला जो नॉर्मल पड़ेगा वो ऐसे पास होगा इस वाले वॉल सरफेस के परपेंडिकुलर। बताओ भैया। तो ये वाला नॉर्मल मैं ऐसे दिखा देता हूँ, एक जगह से एक पॉइंट पे सारे फोर्स बना देता हूँ। ये N1 और ये ऐसे लगेगा N2, इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अब देखो ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 होगा, ये 30 डिग्री होगा, मतलब ये वाला जो नॉर्मल होगा वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल। अब आप देखो ये हो गया N2 cos 30, N2 के दो कंपोनेंट कर ले रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल, N1 एज इट इज रहने दे रहे हैं, ये N2 sin 30, तो N2 sin 30 इज इक्वल टू क्या हो गया mg, ये दोनों इक्वल हो गए, और N1 इक्वल टू क्या हो गया, तो भैया N2 तो यहां से आ गया डायरेक्ट, N2 रख दो तो N1 यहां से आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? कैसे बनाना है? हो जाएगा ना? एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो आपके असाइनमेंट में दिया गया है। हाँ? इरेज नहीं कर रहा है। ये 2m मास की बॉडी है और ये एक स्ट्रिंग वर्टिकल से अल्फा एंगल पे है। फिर एक ये m मास की बॉडी है, ये वर्टिकल से, ये वाली स्ट्रिंग वर्टिकल से बीटा एंगल बना रही, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, इसमें T2, इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 2mg के इक्वल, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। फाइंड आउट टेंशंस इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स में टेंशंस बताने। हाँ, और ये दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, ऐसा दिया गया है, दोनों ब्लॉक्स काय में स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में, तो T1 T2 बताना है। ट्राई करना चाहोगे क्या? कर लो। अच्छा, अच्छा वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा भी बताना है यार, अल्फा एंड बीटा भी बताना है भाई। अल्फा बीटा हमें तो लगा नोन है, अननोन है भाई, ये तो बता देंगे।
ना ये न सोचा करो, ऐसे डेवलप नहीं होगा दिमाग कभी। अरे एक एक बॉडी पे बना डालो एफबीडी, इक्वेशन बना डालो अलग अलग एक बॉडी का, हर बॉडी का एफबीडी बना के फटाफट फोर्स बैलेंस कर डालो। कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा उसको। दोनों बॉडी का अलग अलग एफबीडी बनाओ, सारे फोर्सेस के कंपोनेंट कर डालो जो एंगल पे हो। प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल करने का भी स्वभाव होना चाहिए आपका। इसमें और ये साइन थीटा ये ऐसे लगेगा cos थीटा। अब इधर ही mg भी लगेगा, 2mg भी लगेगा। तो ये तीनों ऐड होंगे, ये तीनों तो ऐड ही होंगे ना। ये थोड़ा कल जो लास्ट वाले नहीं, इसमें फोर्स भी है, एक्सटर्नल फोर्स की अरे हाँ ठीक ठीक, ये अल्फा है ना, ये भी अल्फा हो जाएगा ऊपर की साइड लगेगा। नहीं समझ ये कॉस अल्फा ठीक फाइनल में फिर ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ये पूरा ऐसे ही लगेगा। हाँ D2 का D2 का sin अल्फा और उसका cos D2 cos अल्फा। समझ में नहीं आ रहा कौन सा कहाँ
अब के दो चेंज करेंगे क्या चेंज ऑपोजिट लेना पड़ेगा इक्विलिब्रियम उसके लिए हमको बीटा लेना पड़ेगा वो ऐसे फिर निकलेगा हाँ ठीक है सही सही कहेगा वो चारों इक्वेशन सारे हमने इसमें निकाल D2 cos alpha D2 cos beta equal to T1 cos alpha और T1 sin alpha D2 cos beta mg उधर से निकालेंगे हाँ जो 2mg से तुम बोल निकालो tan में हो जाएगा लॉग 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं मेरी tan बीटा 2 आ रही है स्पेशल आ भाई दोनों ने डाल के दोनों अभी तक ठीक है चलो छोड़ दो भाई कैसे छोड़ दो रुक जाओ एक सेकंड रुको रुको नेगेटिव जी हाँ ठीक है T2 cos beta is equal to T2 sin beta T2 sin beta is equal to अब वहाँ पे रखेंगे T2 cos beta की जगह mg plus 2mg equal to T1 cos alpha T1 cos alpha cmg is equal to T1 cos alpha alpha beta में निकालना पहले इक्वेशन 1 कर लें ठीक है या T2 cos beta mg plus T1 sin alpha equal T2 cos beta equal to mg T2 cos alpha होगा अभी T2 में alpha का T2 बीटा होगा अच्छा ये इसके लिए सॉरी T1 sin alpha is equal to T2 cos beta यानी mg T1 sin alpha is equal to mg आ रहा और T1 cos alpha is equal to kmg आ रहा 3mg कहाँ से आ रहा है अरे जो इसमें रख दिया सारी देखो हमने पहले ये नीचे रखा ठीक इसके लिए 2mg है बीटा उधर ले आया ऐसे करके ट्रायंगल बीटा ठीक है तो एक T2 sin बीटा लगा बीटा में इधर ले आया ऐसे करके T2 sin बीटा एक T2 cos बीटा